हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के 10 स्टेप मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। तो ये जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, जो हमारा पीडिया का टॉपिक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको फाइनल ईयर के अंदर कहीं ना कहीं या तो कोई प्रीलिम या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर या फिर प्रैक्टिकल के अंदर इसका केस आता है, कहीं ना कहीं इनके बारे में ज़रूर पूछने वाले हैं। ठीक है, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है, तो इसके आगे के वीडियोस के अंदर हमने इसके डेफिनेशन, इसका WHO क्लासिफिकेशन, एपेटाइट टेस्ट, फिर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस, इन सब के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप सबसे पहले वो वीडियोस देखें। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम 10 स्टेप मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। तो क्या होता है कि अगर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा हमारे पास आता है क्लिनिक के अंदर, तो हमें 10 स्टेप के अंदर उसका मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है इसके बारे में अभी हम थोड़ी ही देर के अंदर देखेंगे। बट उससे पहले हम सिर्फ ये 10 जो स्टेप्स है उसके सिर्फ नेम देख लेते हैं कि ये स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो 10 स्टेप्स है, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हाइपोग्लाइसेमिया, उसके बाद है हाइपोथर्मिया, उसके बाद है डिहाइड्रेशन। फिर 4th नंबर पे है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, 4th नंबर पे क्या देखा हमने? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिर इसके बाद है इन्फेक्शन। फिर 6th नंबर पे है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने होते हैं हमें। फिर 7 नंबर पे है इनिशिएट फीडिंग। ठीक है, क्या है 7 नंबर पे? इनिशिएट फीडिंग। फिर 8 नंबर पे है केचअप ग्रोथ। 9 नंबर पे है सेंसरी स्टिम्युलेशन एंड 10th नंबर पे है प्रिपेयर फॉर फॉलो अप। ठीक है, अब ये मैंने इसको अलग अलग कलर से क्यों हाईलाइट किया है वो आपको अभी पता चलेगा। तो ये जो चार्ट है पूरा, ये घाई के अंदर दिया हुआ है, पीडिया की जो बुक है ना घाई, उसके अंदर दिया हुआ है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, तो कि जो हम 10 स्टेप मैनेजमेंट करेंगे ना, उसके अंदर हमें 3 फेज के अंदर इसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहला है स्टेबिलाइजेशन फेज, उसके बाद 2nd नंबर पे है ट्रांजिशन फेज, एंड उसके बाद लास्ट 3rd नंबर पे है रिहेबिलिटेटिव फेज, रिहेबिलिटाइजेशन। ठीक है, फेज कौन कौन से है? स्टेबिलाइजेशन फेज, ट्रांजिशन फेज एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, अब ये जो बच्चा हमारे पास आएगा, तो फर्स्ट जब हमारे पास आता है तो फर्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर हमें स्टेबिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, उसका फर्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर हम स्टेबिलाइजेशन करेंगे। तो स्टेबिलाइजेशन जो फर्स्ट 2 डेज का है, उसके अंदर हम कौन कौन से स्टेप का मैनेजमेंट करने वाले हैं? तो उसके अंदर हम करने वाले हैं ये 3 स्टेप का मैनेजमेंट, इसलिए मैंने इसको येलो कलर से अलग 3 को हाईलाइट किया है। ठीक है, फर्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया, उसके बाद है हाइपोथर्मिया एंड उसके बाद है डिहाइड्रेशन। इनको हमें फर्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर करेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये जो बच्चा हमारे पास आएगा उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका इम्बैलेंस होगा ना, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो थ्रू आउट हर फेज के अंदर हमको करेक्ट करना है। ठीक है, स्टेबिलाइजेशन, ट्रांजिशन एंड रिहेबिलिटेशन तीनों फेज के अंदर करेक्ट करने हैं हमें। फिर उसके बाद 5th नंबर पे है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को करेक्शन करना, ये कितने टाइम के अंदर करना है हमें? तो कि फर्स्ट 7 डेज के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेबिलाइजेशन फेज के अंदर एंड ट्रांजिशन फेज के अंदर 5th नंबर वाला जो इन्फेक्शन करेक्शन है वो हमें करना है। फिर उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमें थ्रू आउट ट्रीटमेंट देने हैं, बट स्टार्टिंग के जो फेज है उसके अंदर हमें आयरन नहीं देना है, लास्ट फेज के अंदर हमें आयरन देना है। ठीक है,
फिर उसके बाद 7 नंबर पे है इनिशिएट फीडिंग। ये जो इनिशिएट फीडिंग है, फीडिंग स्टार्ट करवाना है, वो भी हमें फर्स्ट 2 फेज के अंदर करना है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन फेज एंड ट्रांजिशन फेज के अंदर। फिर उसके बाद है केचअप ग्रोथ। केचअप ग्रोथ जो है वो हमें लास्ट फेज के अंदर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेंसर स्टिमुलेशन। ये भी हमें थ्रू आउट हर फेज के अंदर पूरे ट्रीटमेंट के दौरान करना ही है। एंड लास्ट में है प्रिपेयर फॉर फॉलो अप। ये भी हमें लास्ट रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर करना है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि ये चार्ट क्या कहना चाहता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने हाईलाइट किया था। देखिए ये जो येलो कलर से 3 हाईलाइट किए हुए हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया एंड डिहाइड्रेशन, ये हमें फर्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर करना है, ठीक है। फिर ये जो है दोनों 4th नंबर वाला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमें थ्रू आउट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है इन्फेक्शन एंड इनिशिएट फीडिंग। ये हमें फर्स्ट 2 फेज के अंदर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है केचअप ग्रोथ एंड प्रिपेयर फॉर फॉलो अप, जो 8 and 10 नंबर वाला स्टेप है, ये हमें लास्ट के अंदर करना है। एंड सेंसर स्टिमुलेशन भी हमें थ्रू आउट करना है, ठीक है। तो आप इसकी ये जो नोट्स है, ये नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। तो अभी आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है वो हमने, ये जो चार्ट है ये क्या कहना चाहता है वो हमने सीख लिया है। तो अब इसके बाद हम डिटेल से एक एक स्टेप के बारे में सीखते हैं कि भाई ये जो स्टेप्स है उसके अंदर हमें क्या करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है हाइपोग्लाइसेमिया। तो अभी हम हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हाइपोग्लाइसेमिया। अब हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर क्या है, तो कि ये जब बच्चा हमारे पास आएगा, जब हम इसको सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के अंदर डायग्नोस करेंगे। अब क्या होता है कि ये बच्चे जो है वो हमारे पास क्लिनिक के अंदर कैसे आते हैं, तो कि इसकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन, जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हमने देखे थे ना, उसमें से कोई भी चेंजेस के साथ प्रेजेंट हो सकता है। मान लीजिए कि अगर एक बच्चा फीवर के साथ भी, और फीवर और डायरिया के साथ भी प्रेजेंट हो रहा है क्लिनिक के अंदर, और आपने उसकी मदर आई या कोई भी उसके साथ आया, वो छोटा बच्चा होगा 1-1.5 साल का एज ए एग्जाम्पल, और वो आके, उसकी मदर आके हमको बताती है कि इसको डायरिया है लास्ट 1-आध वीक से, तो फिर हम उस बच्चे को देख के पूछेंगे कि भाई उसकी एज कितनी है। तो वो बताएगी कि भाई 1.5 साल है या 2 साल है। एंड हम उसको देखेंगे ना, तो वो 2 साल में जितना उसका डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट उसका होगा नहीं। फिर हम मिड अपर आर्म सरकमफरेंस को मेजर करेंगे। इस तरह से हम डायग्नोस करेंगे कि भाई ये तो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन वाला बच्चा है। फिर हमें देखना है कि हम कौन से सेंटर पर बैठे हैं। अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बैठे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है इनफ, तो हमें उसको हायर सेंटर पे रिफ़र कर देना है। एंड अगर हम ऑलरेडी हायर सेंटर पे ही है तो वहाँ पे हमें उसकी ये जो 10 स्टेप मैनेजमेंट वाली ट्रीटमेंट है वो हमें स्टार्ट करनी है। तो 10 स्टेप मैनेजमेंट ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप है हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसके बारे में अब हम सीखते हैं। तो क्या होता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्या होता है कि अगर ये जो बच्चा जो है वो जब एडमिशन के टाइम जब हमारे पास आएगा, तब हमें क्या करना है, तो कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। एंड अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो उसे हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब ये बच्चा आके हमारे पास एडमिट होगा तब हमें उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। एंड अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। अब अगर हाइपोग्लाइसेमिया है उस बच्चे को, तो हमें देखना है कि चाइल्ड जो है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस है एंड कोई भी हाइपोग्लाइसेमिया के जो साइन सिम्टम्स है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से है ये सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला है लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, सीजर्स एंड पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। इसमें से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमें देखना है कि जो चाइल्ड हमारे पास आया है वो कॉन्शियस है, एंड अगर हाइपोग्लाइसेमिया के कोई सिम्टम्स नहीं है और अनकॉन्शियस है चाइल्ड एंड हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स प्रेजेंट है, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है ये पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है एंड उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो कि अगर ये जो चाइल्ड है वो सिम्टमेटिक है
और अनसिम्टोमेटिक है, नॉन सिम्टोमेटिक है। तो सबसे पहले हम नो सिम्टोमेटिक चाइल्ड का देख लेते हैं। चाइल्ड कॉन्शियस है एंड सिम्टम्स नहीं है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो 50 ml हमें उसको 10% ग्लूकोज देना है, ठीक है। ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, कोई भी सॉल्यूशन हम उसको दे सकते हैं, बट क्या है कि हमें 50 ml 10% ग्लूकोज और सुक्रोज का सॉल्यूशन हमें उसको देना है। ये हम उसको ओरली भी दे सकते हैं एंड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या करना है कि अगर चाइल्ड जो है वो कॉन्शियस है एंड हाइपोग्लाइसेमिया के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो हमें 50 ml 10% ग्लूकोज और सुक्रोज का सॉल्यूशन उसे ओरली और बाय नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब उसे देना है। अब उसके बाद क्या है कि अगर जो चाइल्ड है वो अनकॉन्शियस है एंड सिम्टोमेटिक है, ठीक है, ये जो सिम्टम्स हमने देखे इसमें से कोई सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है। तो हम उसको 10% डेक्सट्रोज देंगे, ठीक है। 10% डेक्सट्रोज हमें उसको देना है, और कितना देना है, तो कि 5 ml पर kg, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसको ये ट्रीटमेंट देनी है, 10% डेक्सट्रोज 5 ml पर kg। ये ट्रीटमेंट हमने उसको किसके लिए दी है, तो कि इसके जो ये सिम्टम्स है उसके लिए दी है। ये ट्रीटमेंट देने के बाद हमें उसको यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है, जो ये नॉर्मल की थी ना 50 ml ग्लूकोज 10% ग्लूकोज, वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है। सबसे पहले हमें उसको 10% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन देना है 5 ml पर kg के अकॉर्डिंग, देन गिव ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। उसके बाद हमें उसको यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी है। ये ट्रीटमेंट दे देने के बाद हमें क्या करना है, तो कि आफ्टर 30 मिनट हमें उसका ब्लड ग्लूकोज मेजर करना है और देखना है कि इसका जो ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल आ गया या फिर अब भी लेस देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर नॉर्मल आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं आया तो क्या करना है, तो कि इंट्रावीनसली 10% डेक्सट्रोज बोलस रिपीट करना है, फिर से हमें 5 ml पर kg के अकॉर्डिंग। एंड अगर नॉर्मल आ जाता है तो हमें क्या करना है, नॉर्मल कब बोलेंगे हम, तो कि जब जो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मोर देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। एंड अगर नॉर्मल आ गया है तो कोई बात नहीं है, हमें बारी से थोड़े देर में उसका ब्लड ग्लूकोज फिर से चेक करते रहना है, ठीक है। अगर नॉर्मल आ गया है तो क्या करना है, तो कि रिपीट ब्लड ग्लूकोज एवरी 2 आवर्ली फॉर फर्स्ट 2 डेज। पहले जो 2 दिन है उसमें हमें हर 2 घंटे में उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करते रहना है, ठीक है। तो ये थी हाइपोग्लाइसेमिया की ट्रीटमेंट, ठीक है। आई होप आपको हाइपोग्लाइसेमिया की ट्रीटमेंट समझ में आ गई है। तो ये हमने अभी तक जो ये 10 स्टेप मैनेजमेंट था ना हमारा, उसके अंदर से हमने अभी तक क्या सीखा है, तो कि हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में हमने सीख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हाइपोथर्मिया एंड डिहाइड्रेशन के बारे में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।